हाँ जी बच्चों, तो सबसे वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का सीए फाउंडेशन में पेपर जो है बिजनेस लॉ का, सीए फाउंडेशन पेपर आपका जो बिजनेस लॉ का है, इसमें आपका एक एक्ट है। और एक्ट का नाम क्या है बताइए? कंपनीज एक्ट। एक्ट का नाम क्या है बच्चों? कंपनीज एक्ट। देखो बेटा, कंपनीज एक्ट एक एक्ट है बच्चों। कंपनीज एक्ट एक क्या है? एक्ट है। बट एक्ट हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम उसमें कुछ मेन पार्ट हमारे में ओवरव्यू दे रखा। अगर मैं बोलूं सीए फाउंडेशन में कंप्लीट एक्ट तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सीए इंटर में भी आपका आधा ही एक्ट है, पूरा एक्ट नहीं है, और उसको पढ़ाने में भी 4 महीने लगते हैं। सीए इंटर में भी आपका कंप्लीट एक्ट नहीं है, आधा दे रखा है, और उसको पढ़ाने में भी कितना टाइम लगता है? 4 महीने। तो सीए फाउंडेशन में समझ लो इस एक्ट का ओवरव्यू है। तो जो मैं आपको देने आया हूं सिर्फ ओवरव्यू, ये आपको ओवरव्यू अच्छा खासा मिल जाएगा। मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो जो चीज है, और इसका रौद्र रूप हम कब देखेंगे? जब हम सीए इंटर में चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी। एक्ट का नाम एक बार बताइए दोबारा से, क्या है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। बेटा साथ साथ नोट मत करना, जब बोलूंगा तभी नोट करना, ठीक है? लिखना इज जस्ट ए क्लरिकल वर्क, कैन बी डन एट एनी टाइम एट एनी स्टेज। बाद में कर लेना, पहले समझना। चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट, मतलब ये कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अगर मैं पूछूं एक्ट, एक्ट का मतलब क्या बेटा? एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब कानून हिंदी में बेटा। अगर मैं बोलूं एक्ट में लिखा क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। सर ये तो हमें कहीं ना कहीं पता था पहले से, पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए क्यों जाते हैं? तो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है टू रेगुलेट। क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। कोई भी एक्ट अगर इंडिया में बना तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, बताओ क्या करना? टू रेगुलेट। क्या करना बेटा? बेटा स्कोप कर दो। अब देखो बेटा, आप सब लोग आए, कोई बेटा मेट्रो से आया होगा, कोई बस से भी आया होगा, कोई अपने कन्वेंस से भी आया होगा। जब आप अपने कन्वेंस से आते हो, बाइक से, कार से, तो बेटा आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके लिए इंडिया में एक लॉ बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट। क्या बनाया गया? तो मतलब मोटर व्हीकल एक्ट किसको रेगुलेट करता है? ट्रैफिक को। मोटर व्हीकल एक्ट किसको रेगुलेट करता है? ट्रैफिक को। ऐसे इंडिया में एक लॉ बना, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट किसको रेगुलेट करेगा? टैक्स को। इनकम टैक्स एक्ट किसको रेगुलेट करेगा? टैक्स को। ऐसी आपने एक लॉ सुना होगा, इंडियन पीनल कोड, जिसमें क्राइम लिखे हैं। तो आईपीसी किसको रेगुलेट करता है? क्राइम को। तो हर एक लॉ बेटा क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट। तो कंपनीज एक्ट भी बनाया गया होगा कुछ ना कुछ रेगुलेट करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया? टू रेगुलेट कंपनीज बिजनेस। भाई कंपनी क्यों बनाई जाती है? मेरे पास आइडिया है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे पास वेरियस ऑप्शन है, आइदर टू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं क्या कर सकता हूं? सोल प्रोप्राइटरशिप। या तुम 4-5 लोग मेरे साथ मिल गए, बोला सर मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप कर ली। या फिर हमने कंपनी बना ली। मतलब पर्पस क्या कंपनी बनाने का? बिजनेस करना। अरे बोलो भाई। और बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। एक कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, अदरवाइज सारी कंपनी प्रॉफिट के लिए बनती है, वो आगे जाकर बताऊंगा। तो कंपनी बनाते किस लिए? बिजनेस करने के ऑब्जेक्ट के लिए। और बिजनेस का मुद्दा क्या है? प्रॉफिट कमाना। और इस बिजनेस को रेगुलेट कौन करेगा? एक्ट रेगुलेट करेगा। कौन सा? कंपनीज एक्ट। आगे बात समझ। तो हर एक एक्ट क्यों आता है बताइए? टू रेगुलेट। और कंपनीज एक्ट किसको रेगुलेट करना है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब कंपनी का आर्टिफिशियल एंटिटी है, कंपनी को नेचुरल एंटिटी नहीं है। कौन सी है? आर्टिफिशियल। इस आर्टिफिशियल एंटिटी का काम कैसे होगा? ये कैसे ऑपरेट करेगी? कैसे इसमें डायरेक्टर आएंगे? कैसे शेयर होल्डर की मीटिंग करवाई जाएगी? कैसे डिसीजन लिए जाएंगे? कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। और ये कंपनीज एक्ट की बात नहीं है, मैंने बोला हर एक लॉ बेटा इंडिया में जो बनाया गया वो टू रेगुलेट। वो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? रेगुलेट करने के पर्पस के लिए। इतनी बात समझ आ गई? चलो, ये बेटा कंपनीज एक्ट 2013 जो करंट चल रहा है, वी आर इन द 2022। अभी कौन सा एक्ट चल रहा है? 2013 वाला लॉ चल रहा है बच्चों। इससे पहले एक कानून हुआ करता था। हाँ जी, आप लोग को पता है? इससे पहले भी कानून था बच्चों, उसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। बिल्कुल सही बोला आपने। इससे पहले जो था बच्चों वो कौन सा था? मैं भी एक्ट शुरू नहीं कर रहा बेटा, बातें कर रहा हूं आपसे बस।
कुछ एक्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 1956 था बेटा, वो खत्म होकर कौन सा एक्ट लाया गया? 2013। बेटा आप ध्यान से सुनना, तो मैं बोलने वाला हूं। जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, ठीक है जी, तो आपने सुना होगा पार्लियामेंट से पास करवाया जाता है। एक्ट कोई आता तो आपने सुना होगा पार्लियामेंट से। बट बच्चों आपने इससे पहले जो लॉ पढ़े हैं, आपने इससे पहले एक लॉ पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इससे पहले आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप, इससे पहले आपने पढ़ा होगा सोगा। अरे बोलो, वो सारे बिफोर इंडिपेंडेंस थे, सारे क्या थे वो? तो मतलब ब्रिटिशर्स की देन थी वो। बोलो सारी किसकी देन थी वो? 1956 में वी आर इंडिपेंडेंट, इंडिया एक सॉवरिन पावर बन चुका था, लोकतांत्रिक देश बन चुका था। तो ये कहां से पास हुआ होगा? इंडियन पार्लियामेंट से। कहां से पास होगा ये? 1956 का लॉ इंडियन पार्लियामेंट से पास हुआ। ये कंपनीज के लिए बना दिया गया। ये चलता रहा, पर 2013 में फाइनली सरकार ने सोचा, बस सोच तो पहले ही लिया था, इसकी इनिशिएशन तो पहले ही होगी थी, बहुत साल पहले। 2013 में सरकार ने फाइनली क्या करा? कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल कर दिया। मेरा आपसे सवाल, ये आपको एक बात बताता हूं, फिर एक सवाल पूछूंगा। जब भी कोई लॉ बेटा इंडिया में चेंज होता है, उसको बोलते हैं रिपील। ये लीगल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं। जब भी एक लॉ को हम क्या करते हैं, खत्म करके दूसरा लॉ उसकी जगह लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिपील होना। आप ये नहीं बोलोगे चेंज होना। जैसे आप लॉ में कोई चेंजेस आते हैं उसको अमेंडमेंट बोलते हो। तो कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, वो याद रखनी है हमें, ठीक है जी। तो कंपनीज एक्ट 1956 क्या हो गया? रिपील। और उसकी जगह कौन सा आ गया? 2013। सवाल ये उठता है, सर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि 1956 के लॉ को रिपील कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, 2013 वाला लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया? सवाल है ये। तो सोचो बच्चों, जब 1956 में लॉ मेकर ने लॉ लिखा होगा ये, तब बेटा हमारा एनवायरमेंट कैसा था? और आज जो 2013 में बेटा जिस लॉ मेकर ने लॉ लिखा होगा, उसका एनवायरमेंट कैसा था? चेंज भाई, जमीन आसमान का फर्क है। 1956 में देश हमारा क्या हुआ था? अभी बस नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था। हम गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहे थे। हमारी इकोनॉमी से एग्रीकल्चर बेस्ड थी। आजकल हमारी इकोनॉमी आप देखो प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। पहले क्या था? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। लिबरलाइजेशन हमारे इंडिया में था नहीं, सब कुछ रिजिड था। तो लॉ मेकर की सोच भी पहले क्या थी? रिजिड थी, छोटी सोच थी उस वक्त के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आपके दादा और आपकी सोच में फर्क नहीं है क्या? आपके दादा लड़कियों को बोलते हैं बेटा जीन्स मत पहना करो, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि उन्होंने नहीं पहनी, कभी दादी ने नहीं पहनी होगी भाई। और अगर किसी की दादी पहनती तो काफी मॉडर्न है, मतलब वो। अरे बोलो, मेरी भी नहीं पहनती भाई दादी, उनको उनके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, और आपके लिए नॉर्मल है, बिकॉज जिस करंट एरा में आप हो वहां पर अगर आप वेस्टर्न फॉलो नहीं करोगे तो लोग आपको आउटडेटेड बोलेंगे। तो आप दोनों फॉलो करते हो, ट्रेडिशनल भी और वेस्टर्न भी। उन्होंने अपना सिर्फ क्या फॉलो करा? ट्रेडिशनल, तो वही फॉलो कर रहे हैं। अब गलत सही कोई नहीं है, बस वक्त की बात है। उस वक्त पे वही चलता था, उनके लिए वही सही है, हमारे लिए क्या है? जो चल रहा है वो सही है सब कुछ। अब आप मानने को देखो तो बेटा नवरात्रे हैं, जो मानता है वो इतना भक्त है, वो प्याज लहसुन की तरफ जाता नहीं। और कुछ देखो तो केएफसी में बैठे होते हैं। मानने वाली बात है, क्यों? तो कहने का मतलब, जिस लॉ मेकर ने 1956 में लॉ लिखा था, तब इन्वायरमेंटल अलग था, इन्वायरमेंटल चेंजेस अलग थे, इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग थी। और आज की इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है? अलग है। और लॉ जो बनाया जाता है, आपने सुना होगा, लॉज आर मेड टू सर्व सोसाइटी। लॉ पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं बनाया जाता। लॉ आम पब्लिक के लिए बनाया जाता है, रेगुलेट करने के लिए, हमें रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो 1956 में जो एनवायरमेंट बिजनेस का था वो काफी अलग था, और आज बिजनेस का एनवायरमेंट क्या बिल्कुल अलग है। एक एग्जांपल लेते बेटा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। 2000 के बाद कुछ बिजनेस आपने देखे ऑनलाइन चल गए बेटा। जैसे आज के टाइम पर देखो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, स्नैपडील है। और ये तो बेटा इंडिया की बात होगी, इंडिया से बाहर भी बेटा बहुत सारी साइट्स हैं, वहां से भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। किसी ने सोचा था आज से 15 साल पहले चले जाओ कि वैलेंटाइन आएगा और गुलदस्ता हम क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, एड्रेस डालेंगे और साथ में लेटर भी लिखा होगा और वहां पर घर पहुंच जाएगा? अरे किसी ने नहीं सोचा था भाई। ये 15-20 साल पहले कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ऐसा भी युग आएगा कि आपको कुछ करना ही नहीं है, घर बैठे बैठे हम मंगवाओ, एक पार्टी भी अटेंड कराओ उस कपड़ों में, फिर बोलो जी चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तब भी अमेजोन वाले कुछ नहीं कहते, क्योंकि 7 दिन की वो रिप्लेसमेंट रखते हैं। अरे बथेरे लोग देखे हैं मैंने, 1-2 बार पहन लेते हैं, उसके बाद चेंज कर लेते हैं। क्यों? मतलब कभी नहीं सोचा होगा किसी ने। 1956 जिस लॉ मेकर ने लॉ लिखा होगा, उसके लिए सब बिजनेस का मतलब फिजिकल बिजनेस होता होगा। एक दुकान, एक गल्ला, एक गद्दा और एक
मालिक, यही होता होगा। और आज के टाइम पर बिजनेस का तरीका चेंज हो गया, जो ऑनलाइन नहीं करता वो फ्लॉप है। हमें ही देख लो, मैं पढ़ा रहा हूं, लाइव में पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो, यही रिकॉर्डिंग बिकती भी है। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये रिकॉर्डिंग सेल भी होती है। तो कहने का मतलब, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप काम नहीं कर पा रहे, अगर हम ऑनलाइन नहीं है तो हम बाहर के स्टेट का बच्चा कवर नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर का बच्चा ले पा रहे हैं। ऑनलाइन आज के टाइम पर नीड बन गया बिजनेस की। ये सारी बातें करंट एक्ट में डाली गई, 2013 के लॉ में डाली गई, बिकॉज तब इन्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक वाला आ चुका था। पर 1956 में जिस लॉ मेकर ने लॉ लिखा था, तब तो बेटा ऐसा कोई इन्वायरमेंट था ही नहीं, तो वहां पर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं थी, सारी बातें किसके रिगार्डिंग थी? फिजिकल। जैसे वहां पर बोला गया कि अगर आपको नोटिस भेजना है, शेयर होल्डर की मीटिंग करवानी है, तो पुराना एक्ट कहता था नोटिस फिजिकल जाएगा, नया एक्ट कहता फिजिकल भी भेज दो, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दो। इन्वायरमेंट में चेंज आया तो लॉ में भी क्या करा? चेंज करा ना। तो मतलब कहने का मतलब, जब जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगे तब तब लॉ में भी चेंजेस आएंगे, यही मतलब है बच्चों। अरे बोलो। पर एक बात बताओ सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सर लॉ में चेंज करना हो तो अमेंडमेंट ला सकते हैं। आप पागल बना रहे हो हमें, आप पूरा लॉ ही चेंज कर रहे हो। लॉ में चेंज करना तो क्या कर सकते हैं हम? अमेंडमेंट ला सकते हैं। यहां तो पूरा एक्ट ही मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने नहीं, एक्ट सर पार्लियामेंट ने क्या करा, पूरा लॉ ही चेंज कर दिया। ऐसा क्यों? तो बेटा एक हमारे पास शर्ट होती है, एक हमारे पास जीन्स होती है, तो पहले के टाइम पर, आज के टाइम पर तो लोग फॉलो नहीं करते थे, अगर वो कहीं से फट जाए तो लोग रफू करवा लेते थे। सुना आपने कभी? अच्छा चलो अच्छी बात है। ये पहले के टाइम पर ज्यादा चलता था, आजकल लोग बाग बोलते नहीं फट गई तो मतलब खराब होगी, पहले के टाइम पर नहीं, अरे रफू करवा लो इसको। चलो मान लो एक बार फट गई रफू करवा ली, 2 बार फट गई रफू करवा ली, 3 बार फट गई रफू करवा ली, ऐसा तो नहीं हर बार फटेगी रफू करवा देंगे। फिर वो डेनियन जीन्स नहीं होगी, फिर वो रफू जीन्स हो जाएगी। फिर डेनियन जीन्स कहाँ रहेगी वो? एक तो मूवमेंट आएगा ना जब बोलोगे इसको हटाकर क्या करते हैं। ऐसी बेटा 1956 के लॉ में अनगिनत टाइम अमेंडमेंट्स आ गई थी। सरकार को लगा पूरा लॉ आउटडेटेड लगता है करंट एनवायरनमेंट में, तो यार ऐसा करते हैं, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, नया लॉ इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिल्कुल नए सिरे से। तो बेटा न्यू लॉ बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। समझ आ गई बच्चों बात? पक्का? तो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, उसकी वजह से लॉ में भी चेंजेस आए, उसकी वजह से कई बार अमेंडमेंट आई, बट अमेंडमेंट इतनी बार आई कि उसके बाद भी वो लॉ करंट इन्वायरमेंट में सूट नहीं कर रहा था, नहीं बैठ रहा था फिट, तो फिर लॉ मेकर ने लॉ ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इतनी बात समझ आ गई? कुछ रीजंस रहे होंगे सर लॉ चेंज करने के। पहला रीजन मैंने बता दिया कि यहां पर इन्वायरमेंट क्या थे, अलग थे बेटा, और यहां पर इन्वायरमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया बेटा। ये कारण था बेटा लॉ चेंज करने का, बोलो। दूसरा ये, अगर आप गौर करो तो बेटा ये 1956 का लॉ 91 से पहले आपने इको में पढ़ा होगा, एलपीजी। 91 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले के लॉ काफी रिजिड होते थे, हर बात के लिए अप्रूवल, हर बात के लिए रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी इंडिया में। फिर 91 के बाद जितने भी लॉ बनाए गए उनको रिजिड नहीं रखा गया, उनको लिबरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्योंकि जितना आप ईज करोगे बिजनेस के लिए, व्यापार उतना बढ़ेगा, और जितना व्यापार बढ़ेगा इकोनॉमी उतनी बढ़ेगी। क्यों? अगर आज के टाइम पर हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लगा दिया जाए तो कोई बिजनेस करेगा ही नहीं। तो सरकार को पता है हमें ईज करना है, तो अननेसेसरी जितने भी रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस थे आज के टाइम पर सारे बिजनेस से क्या है? खत्म है, अबॉलिश्ड है। ये 91 के बाद का लॉ तो लिबरल होगा ये, और ये 91 के पहले का लॉ था 56 वाला, तो ये क्या रहा? रिजिड रहा। यहां तक बताओ कोई डाउट? समझ आ रही है बात? और एक बहुत बड़ा जो चेंज था बेटा, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या थे? ओल्ड हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, उनको बेटा नए सिरे से क्या करा? मॉडिफाई करा। उन कॉन्सेप्ट को क्या करा गया? मॉडिफाई करा गया। जैसे मैंने बोला कि पहले जो हम नोटिस भेजते थे सिर्फ फिजिकल भेजने की बात करते थे पुराने वाले लॉ में, अब क्या बात करते हैं? फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली। ये बात समझ आई? तो प्रोविजंस को क्या करा गया लॉ में? मॉडिफाई करा गया। क्या करा गया? दूसरी बात, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अरे भैया एक बात बताओ, आईफोन 12 से 13 आएगा तो कुछ तो चेंज करेंगे ना। मेरे पास 11 था, 12 में भी ऐसा है, 13 में ऐसे कर दिया कैमरा उनका। अरे बोलो, अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर क्या होगा? लोग बोलेंगे कुछ है ही नहीं, चेंज ही नहीं है। तो भाई आपको अपना थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ना। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, यू नीड टू बी अपडेटेड। हम भी हर अटेम्प्ट में क्या करते हैं? नए एग्जाम्पल्स के साथ मार्केट में उतरते हैं, ताकि बच्चा दोबारा अगर बैठे क्लास में तो उसको लगे कि सर नई एनर्जी के साथ आए हैं।
अगर वही मैं 7 साल पहले जो एग्जाम्पल देता था आज दे रहा हूं तो बच्चे क्या बोलेंगे? जो तो 3 इडियट में आपने देखा होगा कि 3 इडियट थी या कौन सी 3 इडियट, हाँ, वो लेक्चरर वो लेक्चर दे रहा होता है पीछे से, वो आमिर खान का दोस्त बोल रहा था कि अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, ये बोलेगा, सेम लाइन बोल रहा होता है वो, क्यों? तो इसलिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। तो कुछ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, 1 पर्सन कंपनी। 1956 के लॉ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि 1 पर्सन भी कंपनी बना सकता है। 2013 में पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट आया, 1 पर्सन कंपनी। इंडिया में 1 पर्सन सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकता था, और आपको पता होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना। और बेटा अब नया कॉन्सेप्ट है 2013 में आया, 1 पर्सन कंपनी बना लो भाई। क्या बना लो? ओपीसी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपीसी। तो न्यू कॉन्सेप्ट कहां इंट्रोड्यूस करा गया? 2013 के लॉ में। इतनी बात समझ आ गई? पक्का। फिर बेटा एक बहुत बड़ा चेंज था जो अब बताने वाला हूं, जिसके बेस पर आपको समझ आएगा कि लॉ भी चेंज करने का मेन कारण ये भी है। पुराने वाले एक्ट में लॉ जो लिखा गया था, बेटा कोई भी लॉ लिखा जाता है तो उसके साथ उसकी कॉन्सिक्वेंसेस लिखे जाते हैं नॉन कंप्लायंसेस के। क्या लिखे जाते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस लिखे जाते हैं नॉन कंप्लायंसेस की। अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। याद करिए बेटा, कोविड में मास्क के ऊपर कंपल्शन थी, मास्क ना पहनने की 2000 रुपए की पेनल्टी थी। अरे बोलो, अगर बेटा 50 रुपए की पेनल्टी होती ना, बिलीव मी कोई ना पहनता। सब कहते हैं घुटन हो रहा है, मन अजीब सा हो रहा है, घबराहट हो रही है, सबको बहाने मिलते थे। चाहे चाहे बिल्कुल हवा तक फैल गया था कोविड, बट फिर भी लोग कहते नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है, लोगों अच्छा फील नहीं करते थे। पर पेनल्टी लगाई तो लोग क्या डबल मास्क पहनते थे। कह रहे अब तो पेनल्टी लगनी चाहिए। अच्छा 50 रुपए की पेनल्टी कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्यों? 50 रुपए नॉमिनल, जहां पर किसी ने पकड़ा मुंह पर नोट मारेंगे 50 का, है ना, और हर मोड पे मारेंगे, ले कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, तो पेनल्टी कम होने का मतलब ये होता है लॉ के कंप्लायंस नहीं होते कभी भी। तो पुराने वाले लॉ में पेनल्टी बेटा लिखी थी 500 रुपए, अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा लॉ का तो 500 रुपए पेनल्टी है, 1000 रुपए पेनल्टी है। चलो आप बोलोगे सर ये पागल है लॉ मेकर, है ना? वो पागल नहीं है, उस समय के हिसाब सोचो 1956 के अकॉर्डिंगली। 1956 में जिस लॉ मेकर ने लॉ लिखा था उसने तो बहुत ज्यादा लिख दिया था, उसके औकात से बाहर चली गई होगी बात। 500 रुपए तो बहुत बड़ी बात होगी। पूछना अपने दादा परदादा से, 163 रुपए में तो मकान खरीद लिया उन्होंने। 150, 163, 170 ऐसे बिकते थे पहले। और उससे पहले चले जो 4-4 रुपए में खरीदते थे लोग, 8 आना 12 आना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम पर देख लो, गोलगप्पे भी नहीं आते 20 के, महंगाई तो नहीं आ गई है, वो भी 2 या 3 मिलते हैं, ये मैक्सिमम 4। तो कहने का मतलब महंगाई आई है भाई, धीरे धीरे रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर रही है। जैसे समय बढ़ता है पैसे की वैल्यू घटती जाती है। सोचो 1956 में जिस लॉ मेकर ने लॉ लिखा, पेनल्टी डाली 500 रुपए इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो लॉ मेकर की बात को सबने सीरियसली लिया जब तक पैसे की वैल्यू कम थी। पर जैसे से वैल्यू बढ़ती गई पैसे की, 500 रुपए 1000 रुपए क्या हो गए जिनकी वैल्यू कम हो गई, तो कंपनीज ने इसको लॉ को सीरियसली लेना छोड़ दिया। कह रहे कोई बात नहीं, डिफॉल्ट कर भी देंगे लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं। पेनल्टी कितनी है? कह रहा 10 सेक्शन में डिफॉल्ट करेंगे महीने में, तब भी 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने? 5000। टर्नओवर 1000 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर 1000 करोड़ की है, और 5000 उसके ऊपर पेनल्टी, 50,000 पेनल्टी लग जाए, उसको फर्क पड़ेगा क्या? उसके लिए पीनट्स है भाई ये। क्यों? उसके लिए पीनट्स है, कुछ भी नहीं है। अब ये लॉ मेकर को एहसास हुआ भाई ये तो फायदा ही नहीं है इस लॉ का ऐसे। तो नया जब लॉ लिखा गया बेटा और बोला गया ऐसा इस पेनल्टी को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, देयरफॉर इसको बढ़ाकर 1 लाख से मिनिमम कर दिया। कोई भी नॉन कंप्लायंस होगा तो 1 लाख, 10 लाख, इवन 25 करोड़ रुपए पेनल्टी भी दे रखी लॉ में। अब बताओ लॉ के सीरियसली लोगे न लोगे? आज के टाइम पर कोई कंपनीज एक्ट को डिफॉल्ट करने से डरेगी, कारण बताओ? पेनल्टी है। एक डिफॉल्ट 1 महीने में हो तो 1 लाख रुपए गए। मैं मिनिमम पेनल्टी बता रहा हूं, हालांकि इससे कम भी, इससे ज्यादा भी, एवरेज मानकर चल रहा हूं, 1 लाख रुपए से शुरू होती है। तो पेनल्टी का लेवल बढ़ा दिया गया तो ऑटोमेटिकली लॉ कंप्लाई होना शुरू हो गया। दोबारा वही एग्जांपल सुनो, अगर 2000 रुपए पेनल्टी थी तभी लोग मास्क पहन रहे थे, जिस दिन उसको 50 या 100 रुपए कर देते लोग नहीं पहनते मास्क। क्यों? और आप देखो मोटर व्हीकल एक्ट में भी लॉ सरकार ने अमेंडमेंट किया, अगर आपको पता हो,
पहले हेलमेट ना पहनने का जो चलान था उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के अगेंस्ट भी 10 गुना चलान बढ़ा दिया गया है, ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके, रैश ड्राइविंग को रोका जा सके। लोग सीरियसली क्या करें, हेलमेट पहने, ड्राइविंग जो सीट है उसको, ड्राइविंग सीट को फॉलो करें, कंप्लायंस करें, फोन यूज ना करें वाइल ड्राइविंग। ये कुछ चीजें हैं, इनको रोकने के लिए बेटा सरकार ने जानबूझकर पेनल्टी को इंक्रीज करा गया। तो याद रखना, जब जब लॉ बेटा स्ट्रिक्ट होगा तब तब कंप्लायंस उतना बढ़ेगा, तब तब लोगों में डर उतना बढ़ेगा, और जब जब लॉ स्ट्रिक्ट होगा तब तब मजे हम लोगों के आएंगे, प्रोफेशनल्स के। एक बात बताओ, ये लॉ कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोफेशनल्स की। लाइक सीए, सीएस, सीएमए, इनको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जा रहा है। ये आपके सीए इंटर में भी है, आप कंपनी में हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास आएंगी कंपनीज कंप्लायंस करवाने के लिए। अरे बोलो, अगर मान लो डर ही नहीं होगा तो क्यों कंप्लायंस के लिए आएंगी? आपका खर्चा क्यों बियर करेंगी? तुम काम करोगे, बदले में अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करोगे। अगर उनको लगता है कि पेनल्टी कम है, तुम्हारी प्रोफेशनल फीस ज्यादा है, वो बोलेंगे ठीक है पेनल्टी पे कर देते हैं। अगर उनको लगेगा तुम्हारी प्रोफेशनल फीस कम है और पेनल्टी क्या है, ज्यादा है, तो तुम्हारी प्रोफेशनल फीस देंगे वो। तो पहले वाले एक्ट में ऐसा हो रहा था, प्रोफेशनल्स का जो एक्सपेंस था कंप्लायंस का वो ज्यादा था, और पेनल्टीज क्या थी, नॉन कंप्लायंस कम था। तो कंपनी कहती फायदा कहाँ है, नॉन कंप्लायंस में, दबा के करो। और अब आज के टाइम पर क्या हो गया, कंप्लायंस करना सस्ता हो चुका है, नॉन कंप्लायंस क्या है, महंगा है। तो क्या करती हैं कंपनीज, कंप्लायंस। और बेटा इससे फायदा किसका होता है, प्रोफेशनल्स का। जब जब याद रखना लॉ स्ट्रिक्ट होगा उसमें कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ेंगे, पेनल्टीज बढ़ेंगी, हम लोगों का फायदा है। नहीं तो हमें को पूछेगा ही नहीं, हमको पंडित थोड़ी हैं जो शादी में श्राद्ध में काम आए, जो होनी होनी है। ये दो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, जीवन मृत्यु तो कभी खत्म नहीं होगा, शादी भी बंद नहीं होंगी, चाहे जैसा मर्जी लड्डू लेंगे ही लेंगे लोगे। तो हम पंडित तो है नहीं जो हमारा ये काम हो जाए कि हम हमारा काम चलता रहेगा। हम तो लॉ बेस्ड हैं, कंप्लायंस बेस्ड काम करते हैं, अकाउंटिंग बेस्ड काम करते हैं। यही सरकार अगर खत्म कर देगी तो हमारी पूछेगा कौन हमें। आप लॉजिकल सोचो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर खत्म हो जाए, इनकम टैक्स को पे ही नहीं करेगा। डर है ना भाई, छापा पड़ जाएगा, तभी तो पे करते हो। मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेजी रहे, देख लेंगे यार, आ रही है रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स आ रहा नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेजी रहे, डिपार्टमेंट को एक्शन नहीं लेता, चाहे रिटर्न फाइल हो ना हो किसी के ऊपर। तो मुझे बताओ, कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, कोई टैक्स क्यों भरेगा जब डर ही नहीं है। तो लॉ का डर होगा तभी हमारा फायदा होगा। ये कुछ मैंने रीजन बताया बेटा किसके, कंपनीज एक्ट 1956 क्यों चेंज नहीं रिपील हुआ, और कंपनीज एक्ट 2013 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने पढ़ाना शुरू नहीं करा बच्चों, बस मैं जनरल बातें कर रहा हूं अभी, पर जनरल बातें काम की हैं ये। अरे बोलो, समझ आ गई बात? एक बार दोबारा बताओ, जितनी बातें पढ़ ली हमने। एक्ट क्या होता है बताओ? एक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, और एक्ट कोई भी बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, टू रेगुलेट, रेगुलेट करने के मोटो से बनाया जाता है। और मुझे बताइए, ये कंपनीज एक्ट किसको रेगुलेट करेगा, कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी लॉ था 1956, सरकार ने उसको रिपील कर दिया, खत्म करके नया लॉ इंट्रोड्यूस करा 2013। और बेटा चेंजेस करने के कुछ कारण बताए मैंने, जैसे कभी भी कोई लॉ चेंज होता है बेटा, एनवायरमेंट में चेंज आते हैं। क्या आते हैं, एनवायरमेंट में चेंज आते हैं। पहले वाला लॉ काफी रिजिड था, 91 से पहले था, अब वाला लॉ बेटा 91 के बाद उसको लिबरल कर दिया गया। पुराने जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम पर रेलिवेंट नहीं लगते उनको मॉडिफाई करा गया। नए वाले एक्ट में नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे गए जो पुराने वाले एक्ट में नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया, पेनल्टीज को बढ़ा दिया गया है। जो पहले 500,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 1 लाख और 10 लाख और 25 करोड़ तक कर दिया है, ताकि लॉ की कंप्लायंस को लोग फॉर ग्रांटेड ना लें, मजाक ना समझे इसको। लॉ कंप्लाई करना है तो करना है, और कंप्लाई करने के लिए हमारा ही क्या होगा, हमें ही याद किया जाएगा क्लाइंट द्वारा, कंपनीज हमें ही अप्रोच करेंगी, चाहे हम जॉब में हो चाहे हम प्रैक्टिस में हो। आपको पता ना आपके 2 प्रोफेशन है, आइदर टू गो फॉर होल टाइम जॉब और प्रैक्टिस। नहीं पता ये वाली बात? आप जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस आप किसी भी जगह पर हो। आपका रोल तभी है, आपकी वैल्यू तभी है जब लोगों में क्या होगा, जितना लॉ स्ट्रिक्ट होगा, हम लॉज पढ़ते हैं बच्चों, जितने लॉ स्ट्रिक्ट होंगे हमारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों, एक आपके पास जो काम आता है वो आता है टैक्सेशन और अकाउंटिंग का। टैक्सेशन अकाउंटिंग में आप सुप्रीम हो, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है।
हालांकि पढ़ाया सबको जाता है अदर प्रोफेशंस में भी, बट आपके प्रोफेशन में जो पढ़ाया जाता है वो काफी डिटेल्ड में है। और एक सीए से एक्सपेक्टेशन भी यही है कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन में तो भैया सुप्रीम ही हो, नॉलेजफुल हो। इसके बाद जो दूसरा काम मार्केट में आपको मिलेगा वो मिलेगा कॉर्पोरेट लॉ का, जो मैं पढ़ाने वाला हूं। अब बहुत सारे सीए वाले स्टूडेंट इसको थियोरेटिकल समझते हैं, कह रहे लॉ थ्योरी पेपर हम पढ़ लेंगे। लॉ थ्योरी नहीं है, लॉ टेक्निकल है, समझना पड़ता है उसको। हर एक बात का मतलब है यहाँ पर, हर एक वर्ड लिखा है उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे एक कहानी है। तो एम ही कुछ भी लिखा नहीं गया लॉ में। ये बीएसटी नहीं है जो हेडिंग वर्ड्स याद करनी और अंदर का लिख कर आ जाना है ना। याद करो स्कूल में क्या होता था, मैडम और सर क्या बोलते थे, हेडिंग हेडिंग याद कर लो, अंदर का खुद बनाकर लिखाना। और उसके बाद सीबीएसई महान 100 नंबर दे देता है, और वही 100 वाले यहाँ 50 लाने में मुश्किल उनको फेस करनी पड़ती है। घमंड मत करना अगर 100, 99, 98 आए हो, ऐसे वाले फेल हो जाते हैं घमंड में। सीबीएसई के मार्क्स को ज्यादा सीरियसली मत देना बच्चों, क्योंकि वो मार्क्स होते नहीं काम के। 100 नंबर कैसे आ जाएंगे यार, तुम्हारी राइटिंग गंदी नहीं होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, इतनी इंग्लिश तो तुम्हारी अच्छी है भी नहीं, कोई ना कोई एग्जाम में तो गलती करी होगी, फिर भी 100 ले आते हैं यार। ऐसी कौन सी चेकिंग है, एक बार सीए इंस्टीट्यूट को दो उनकी चेकिंग, 50 नहीं आएंगे उस बच्चे के। तुम्हारा पासिंग परसेंटेज कितना है, नहीं सीए में पासिंग परसेंटेज कितना है 40, और एग्रीगेट में 50, इसी के लारे पड़ रहे हैं, यही तो नहीं आ रहे। पिछली बार रिजल्ट 35% गया सीए फाउंडेशन का, मतलब 65% बच्चे अभी भी 100 में से क्या हो रहे हैं, 65 फेल हो रहे हैं, 35 पास हो रहे हैं। वो 65 बेवकूफ नहीं है, उनके भी 11 12 में देखना, 12th में उनके भी 95 96% आ रखे होंगे। सीरियसली मत लेना, घमंड मत करना, क्योंकि वो जो आपने पढ़ा वो सब काल्पनिक था, मजाक था वो सब। एक नई दुनिया अब आपकी ये है। हमारे घर वाले तो पागल बनाते हैं हमें, कह रहे बस 12th कर ले जिंदगी सेटल्ड हो जाएगी। हम वो सीरियसली होकर पढ़ लेते हैं, पूरी जान वहीं लगा देते हैं, और जैसे 12th के बाद आते हैं पता लगता है, घर से बाहर निकलते कह रहे अब शुरू ये लाइफ, मेन तो अब पे पढ़ना है ना। फिर पता लगता है धोखा हुआ है 2 साल तक हमारे साथ, अपने ही धोखा दे रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात, पहले तो 11 12th के मार्क्स मैटर भी करते 12th के, वो ग्रेजुएशन में, अब तो सीयूईटी आ गया। वो कह रहे भाई कोई मैटर नहीं करते, तुम एंट्रेंस देखा हो तब तुम्हें कॉलेज देंगे। क्यों, मतलब 12th के मार्क्स और मेरे लिए तो पहले से रेलिवेंट नहीं थे। याद रखना 40% जो पास है बच्चा, 50% से जो पास है 12th में वो भी सीए बन सकता है, और 99% वाला सीबीएसई वाला फेल हो जाता है। यहाँ पर आपको दोबारा जीरो से पढ़ना पड़ता है। ये 12th वाला बेस नहीं है जो तुम आगे बढ़ा दोगे, वही अप्रोच नहीं काम करती, बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट है यहाँ पर। तो आपको पढ़ना जीरो से। अब सब बच्चे एक बराबर है, हम क्लासरूम में चाहे 99 आए हो, चाहे 97 आए हो, चाहे 52 आए हो, 52 वाला प्राउड फील कर रहा होगा अभी क्लास में बैठा हुआ, कह रहा बराबर है सर हम। हाँ बिल्कुल आप बराबर हो भाई, आप 99 वाले के बराबर हो, बिकॉज उसको भी इतनी मेहनत करनी है। और यहां पर मार्क्स नहीं मिलते, याद रखना, यहां पर मार्क्स मिलते होते तो 100 में से 65% पास होते, 35 फेल होते हैं। उल्टा है, 35 पास होते हैं, 65 फेल होते हैं। तो मतलब फाइट बड़ी ज्यादा है। वो क्रीम बच्चे को पास करना चाहते हैं, जो बिल्कुल क्रीम है, जो हर गुण में क्या है संपन्न है, उसी को पास करेंगे, बाकी को फेल कर देते हैं वो। तो हर चीज को मायने रखना है। आप जो पढ़ रहे हो आप इस अप्रोच से पढ़ोगे, एग्जाम तो पास करने ही करने हैं, पर साथ में नॉलेज भी लेकर चलनी है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो एक तो टैक्सेशन अकाउंटिंग का काम तो आना ही आना है, कॉर्पोरेट लॉ का काम भी आपके पास आना है, और इसको आप छोड़ोगे नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो छोड़ोगे नहीं। अगर आप इसको थ्योरेटिकल पेपर समझ के पढ़ लेते हो, फिर ये काम तुम्हारे पास आएगा, तुम किसी सीएस को दे दोगे, मुझ जैसे सीएस को, क्योंकि सीएस भी पढ़ता है कॉर्पोरेट लॉ और उसके सिलेबस में ज्यादा है तुमसे। और यही होता है मार्केट में, सीए के पास जो कॉर्पोरेट लॉ का काम आता है, ऐसा नहीं हर में सीए की बात करो, मोस्टली क्या होता है वो आगे सीएस के पास बेसिक काम वो कर लेते हैं, जहां पर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा काम आता है वो आगे उसका आउटसोर्स कर देते हैं। सेम गोज विद सीएस, वो अकाउंटिंग टैक्सेशन काम थोड़ा बहुत खुद कर लेता है, बाकी सीए को आउटसोर्स कर देता है। बट अगर आप खुद अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आउटसोर्स करने की नीड है ही नहीं, खुद कर सकते हो। हाँ, जहां पर स्पेसिफिकली सीएस के सिग्नेचर चाहिए वो काम तो सीएस ही करेगा, और जहां पर स्पेसिफिकली सीए के सिग्नेचर चाहिए वहां पर सीए ही करेगा। पर विदाउट जो सिग्नेचर वाले काम है वो तो हम कर सकते हैं ना। तो बेटा ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा काम है कॉर्पोरेट लॉ का, और बहुत बड़ा काम है टैक्सेशन और टैक्सेशन अकाउंटिंग। आप सोचो ना, पूरे सीएस के पास कौन सा काम आता है, कॉर्पोरेट लॉ का आता है, पूरा कोर्स चल रहा है उसके ऊपर एक। क्यों, इतना ज्यादा काम है मार्केट में, आपको ये सब्जेक्ट सीरियसली लेना पड़ेगा। और यही सब्जेक्ट जब इंटर में आएगा तो पूरा सब्जेक्ट डिटेल्ड में आएगा,
उसमें 4 महीने पूरे लगेंगे आपको पढ़ने में, तो इंटरेस्ट आएगा आएगा। बट फाउंडेशन से आपको इसको सीरियसली लेकर चलना है। ये इको विको काम नहीं आती आगे। इंटरेस्ट बनाकर बैठे तुम ज्यादा। अच्छी बात है, पढ़ो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, हर पेपर क्या है इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम है, पता लगे तुम कल से इको छोड़ दो। मैडम मेरे पास आके बोले सर क्या हो रहा है ये, आप बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जादू कर रहे हो। नहीं भाई, पढ़ना सब है, बट मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल जो काम आएंगे आपके वो यही आएंगे। अकाउंटिंग तो है ही आपकी, टैक्सेशन तो है ही, बट कॉर्पोरेट लॉ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप। लाइव वाले बच्चों सेम यूजर आईडी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन कर लेना सेशन ओवर होने के बाद, ठीक है? कंप्लायंस मतलब लाइव वाला हाँ तो बोल दो यार। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब होता है जो लॉ में रिक्वायरमेंट दी गई है। जैसे तेरे को बोला सीए इंस्टीट्यूट में, पहले तो एडमिशन करवाई सीए में, फिर तो एग्जाम दे सकता है, तूने पहले इस चीज को क्या करा, कंप्लाई करा, फॉलो करा, फिर ही कर पा रहा है। तो ऐसे ही लॉ में बेटा कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, इतनी मीटिंग करवानी पड़ेगी, ये रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, वो कंप्लायंस है। वो करेगा कौन? एक प्रोफेशनल करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब सुनो, अब कोई भी लॉ बच्चों बनाया जाता है, कोई भी लॉ होता है तो बच्चों उसमें सेक्शन लिखे होते हैं। आपने इससे पहले शायद सोगा पढ़ लिया होगा, पार्टनरशिप और आईसीए पढ़ लिया होगा, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि उसमें सेक्शंस हैं बेटा। लॉ में क्या दिए होते हैं? बस एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स दिए गए हमारे। एक्ट में हमेशा आपको क्या मिलेंगे? सेक्शन। तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन का लॉ है बेटा। एक एक्ट है इकलौता, कितने सेक्शन का? 470 सेक्शन का। और प्लस इसके अलावा एक्ट तो पढ़ना ही है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं इसी एक्ट से साथ साथ। इस एक्ट के साथ साथ क्या बना रखे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स, वो रूल्स भी पढ़ने हैं। और ये जो कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 में जो 470 सेक्शन है, ये 29 चैप्टर्स में लिखे गए सरकार द्वारा। अब ये चैप्टर बढ़ गए हैं, जब लिखे गए तो शुरुआत में 29 थे, अब बेटा उसमें ऐड कर देंगे कुछ, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा। शुरू में जब ये लॉ लिखा गया था कितने सेक्शन में लिखा गया था? 470 सेक्शन। और कितने चैप्टर? बेटा ये चैप्टर मैं उस अकॉर्डिंगली बता रहा हूं जो पार्लियामेंट ने लॉ लिखा है, उस हिसाब से बता रहा हूं। पार्लियामेंट ने जो लॉ लिखा है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 29। उस 29 की 29 चैप्टर के अगेंस्ट सीजी ने 29 चैप्टर के अलग अलग रूल्स बनाए हैं। जैसे एक चैप्टर बात करता है ऑडिट की रिक्वायरमेंट की, तो वहां पर ऑडिट रिक्वायरमेंट के सेक्शन मिलेंगे, साथ में ऑडिट के अलग से रूल्स मिलेंगे। एक चैप्टर है डिविडेंड की बात करता है, उसमें डिविडेंड सेक्शन मिलेंगे आपको, डिविडेंड चैप्टर के और डिविडेंड के रूल्स मिलेंगे। तो जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो सेक्शन दे रखे हैं, उतने ही क्या दे रखे हैं? साथ में रूल्स दे रखे हैं। आगे बात समझ? तो ये एक्ट के साथ हमें क्या पढ़ना है? रूल्स। पुराना जो एक्ट था 1956 वाला, उसमें ज्यादातर सेक्शन थे, रूल्स नहीं थे। और अब नया जो एक्ट है इसमें सेक्शन कम है, रूल्स ज्यादा है। ये जो नया एक्ट है रूल बेस्ड है। ये क्या है? ये रूल बेस्ड है, इसमें सेक्शन भी पढ़ेंगे और रूल्स भी पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो एक तो हमें कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ने हैं? सेक्शन 470, 29 चैप्टर में, साथ में क्या पढ़ने हैं? रूल्स। जो बनाता कौन है? सीजी। अब सर बात आती है हमारे सीए फाउंडेशन में कितने हैं? है ही नहीं बेटा। सीए फाउंडेशन में मैंने आपको बोला कि ओवरव्यू पढ़ेंगे, कुछ कुछ सेक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कंपनीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू दे रखा है। पर जब तुम यही सीए इंटर में जाओगे तो बेटा फिर आपके ये सेक्शंस बढ़, तो आपके पूरे पढ़ने पड़ते हैं, सेक्शन 1 से लेकर 148 तक। और पर सेक्शन 1 से लेकर कहां तक पढ़ते हो? 148 तक पढ़ते हो। तो कहने का मतलब फाउंडेशन में तो ओवरव्यू है, बाकी हम पढ़ेंगे कहां से एक्ट? ये इंटर में। अभी जो ओवरव्यू लेंगे वो पूरा एग्जैक्ट काम आएगा जब हम इंटर में जाएंगे। जो जो बातें मैं बताऊंगा एग्जैक्ट वही काम का आएंगी इंटर में। इतनी बात समझ आ रही है? बट एक्ट शुरू कहां से होगा? ये इंटर से होगा, बट इसका ओवरव्यू बेस कहां बन जाएगा? फाउंडेशन में। और आपका फाइनल में एक पेपर होता था बेटा लॉ का, अब उसको ऑप्शनल कर दिया गया बेटा। लॉ का पेपर फाइनल में भी था, अब वो नहीं है, आपको पता, ऑप्शनल कर दिया गया न्यू सिलेबस में उसको। तो अभी इंटर तक की बात करते हैं, फाइनल तक की बात नहीं करते। एक तो फाउंडेशन में पढ़ना है और दूसरा आपको इंटर में पढ़ना है। और बेटा पूरी फील्ड है जहां से आपको पैसा कमाने को मिलेगा। आ रही बात समझ? तो एक तो हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शंस पढ़ेंगे, दूसरा हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? रूल्स पढ़ेंगे।
यहां तक नोट कर लीजिए पहले बच्चों, फिर आप शुरू करते हैं। सर। हाँ जी बेटा। सर, जो कॉर्पोरेट लॉ से जो रिलेटेड केसेस होते होंगे, हम्म। क्या उन्हें हम लोग एंटरटेन कर सकते हैं कोर्ट्स में? नहीं बेटा, आप एंटरटेन नहीं कर सकते। सर, हमने भी तो लॉ पढ़ा होता है, हमें भी तो प्रोफेशनली हमें मिल रहा होता है बताऊंगा सर्टिफिकेट्स। बेटा इसके बारे में, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। डन, सबने लिख लिया? चलो जी। तो अभी आपको क्या क्या समझ आ गया? एक्ट बनाया क्यों गया था, ये एक्ट रिपील क्यों हुआ, ये समझ आ गया, और एक्ट में है क्या क्या। ठीक है जी। और दोबारा बता दूं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, बट हम काफी कुछ इसमें पढ़ लेंगे। चलो जी। ये एक्ट, कंपनीज एक्ट बनाया किसके लिए गया है? कंपनीज के लिए। तो मतलब ये एक्ट किसको रेगुलेट करता है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को। ठीक है जी। अब बात आती है, कुछ कंपनी की बात कर लेते हैं बेटा। तो बेटा मैं हेडिंग डाल रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, आप लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। इसकी बात बता रहा हूं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, कंपनी बेटा दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? नहीं बेटा, प्राइवेट पब्लिक नहीं। पहली एक ऐसी कंपनी होती है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट कंपनी, और एक दूसरी एक ऐसी कंपनी है जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। अब सुनो, स्टैट्यूट कंपनी एक ऐसी कंपनी है बेटा, स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको क्रिएट करा गया स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। एंड इसके ऊपर जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड
विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में, एंड इसके ऊपर जो प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट वो एप्लीकेबल होते हैं। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल। अब ध्यान से सुनना बच्चों जो मैंने बातें लिखी हैं। दो तरह की कंपनी लिखी है बेटा मैंने। पहली कौन सी कंपनी लिखी है? स्टैट्यूट कंपनी। स्टैट्यूट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सुनना ध्यान से बेटा, कुछ कंपनीज ऐसी है इंडिया में जिसके लिए सरकार ने उसके लिए स्पेशल लॉ बना दिया। क्या बना दिया? सिर्फ उसी के लिए बनाया बच्चों। आपने सुना होगा, आप बीसी के आपने पढ़ा होगा तो कुछ वहां पर आपको शायद नॉलेज मिली होगी। आरबीआई पता आपको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के ऊपर एक लॉ बना हुआ, आरबीआई एक्ट 1934, है ना? ये पढ़ा होगा आपने ये। चलो और दूर क्यों जाए बेटा, आईसीएआई के ऊपर बेटा लॉ बना हुआ है, आईसीएआई एक्ट 1949। बताइए, तो ये आईसीआई है चाहे आरबीआई, ये वो बेटा कंपनीज है जो क्रिएटेड है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए किसने लॉ बनाया बेटा? पार्लियामेंट ने स्पेशल लॉ बनाया इनके लिए, और ये अपना लॉ फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करते। इसलिए मैंने क्या बोला? प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। इनके ऊपर कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। यहां तक फ्रीज कर दूं। दूसरी कंपनी होती है बेटा रजिस्टर्ड। एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, जो रजिस्टर्ड कहां हुई है? कंपनीज एक्ट में, उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। एग्जांपल सुनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सी कंपनी बेटा? रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनीज एक्ट में बनी है। इसी के बराबर एक कंपनी का नाम लेता, आपने सुना होगा, आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। सर बराबर की तो, अरे हमारी नजरों में बराबर है भाई। जहां तुम बैठे हो बेटा ये कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है। आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है और उसका मैं डायरेक्टर हूं। तो ये पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में था, बट बाद में जाकर मैंने इसको कंपनी फॉर्म में बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये कंपनी कहां बनी बेटा? कंपनीज एक्ट में। अब जो कंपनीज एक्ट में कंपनी बनी है उनके ऊपर जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल है। ये क्लियर है बच्चों बात? तो कितनी तरह की कंपनीज ने बताई? दो तरह की। पहली स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूट बेस्ड कंपनी, जिनके लिए स्पेशल एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया, और बेटा उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरी कौन सी कंपनी बेटा? रजिस्टर्ड कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? अंडर कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब जो बच्चा आपने नाम लिया था प्राइवेट पब्लिक, ये कौन सी कंपनीज है? रजिस्टर्ड कंपनीज है। अब आप इसमें रजिस्टर्ड कंपनी के टाइप है बेटा। ये रजिस्टर्ड कंपनी में आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनी है सर, पब्लिक कंपनी है सर, ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, ये सब क्या है? रजिस्टर्ड कंपनीज है। तो मुझे एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट 2013 में 470 जो सेक्शन है, 29 जो चैप्टर है, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? रजिस्टर्ड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अब क्या हमें आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना होगा? जी हाँ, यस, हमें पूरा कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना होगा। हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इतने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम इतने शेयर होल्डर होने चाहिए, मिनिमम इतनी मीटिंग करवानी पड़ेगी। ये सब रिक्वायरमेंट है हमें जो कंप्लाई करनी पड़ती है। हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आपको ईयरली अपनी बैलेंस शीट, P&L ये भी फाइल करनी है रजिस्ट्रार को, अपनी रिटर्न फाइल करनी है, एक इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट में फाइल करनी है, एक एनुअल फाइलिंग आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को करनी है। तो ये सारी लॉ बेस्ड रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ आ गई? तो एक और नया कंसेप्ट पढ़ लिया आपने, क्या? कंपनीज दो है बेटा, एक पहली स्टैट्यूट बेस्ड, दूसरा रजिस्टर्ड बेस्ड। स्टैट्यूट बेस्ड कौन सी कंपनी? जिनके लिए स्पेशल एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। और क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरी कौन सी कंपनी है? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी है? जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। अच्छा, दिस जब मैं बोलूं अंडर दिस एक्ट का मतलब जो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इतनी बात समझ आ गई? डन। अभी नोट मत करना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक्ट तो हमने शुरू कर ही दिया, ठीक है? तो एक आधी बार आपको एक और बताता हूं बेटा बात, मेरी आपके साथ फर्स्ट क्लास है, आप लोग लॉ पढ़ते हो बच्चों, तो आपको पता होगा जो एक्ट कोई लिखा जाता है, कोई भी लॉ लिखा जाता है, जब भी आप अपने नोट्स में एक्ट रखते हो, एक बड़ा रखा करो, कैपिटल रखा करो। एक होता है ACT,
एक होता है ACT ये वाला। एक्ट जब भी लिखो तो ये लिखोगे। अगर आप ऐसे लिखते हो कंपनीज एक्ट 2013 तो बेटा गलत है ये, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या रखना होगा, ए कैपिटल रखना होगा, हमेशा ए क्या रखना होगा, कैपिटल। चलो, एक्ट में प्रोविजंस लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, प्रोविजंस। एक्ट में प्रोविजंस लिखे जाते हैं। सर ये प्रोविजंस कैसे लिखे जाते हैं, जो लॉ लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, तो बेटा लॉ में सेक्शंस लिखे होते हैं। अभी मैंने बताया लॉ में क्या लिखे होते हैं, सेक्शन के अलावा लॉ में सब सेक्शन भी होते हैं, और इसके अलावा लॉ में बताइए क्या होता है, क्लॉज भी होता है। इसके अलावा लॉ में सब क्लॉज भी होता है, और इसके अलावा लॉ में प्रोवाइजोस भी होते हैं। बताइए वाली बात, सुनो ध्यान से। कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हम क्या पढ़ रहे हैं। पहली बात तो बहुत ही कम होगा हम पढ़े, क्यों, बट हम पढ़ रहे हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बेटा सेक्शन मैंने कहा न्यूमेरिकल में होगा ऐसे, जहां 20 लिखा है, 21 लिखा है, 22 लिखा है, तो क्या है बेटा, ये सेक्शन है। बेटा अगर मान लो 20 के बाद ब्रैकेट में 2 कर दूं बेटा, मैं ये न्यूमेरिकल ही है बट ब्रैकेट में हो, 2 3 5 7 बेटा ऐसे, ये क्या है, सब सेक्शन है। क्या ये सब सेक्शन है। क्लॉज हमेशा आइडेंटिफाइड होगा स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल होगा बेटा ये, और ब्रैकेट में होगा। ये क्या आइडेंटिफाइड कर लिया हमने, क्लॉज। सब क्लॉज जब बेटा पढ़ना हो, सब क्लॉज हमेशा रोमन में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको, रोमन में। और जो प्रोवाइजो आपको मिलता है, ये सुनो ध्यान से, प्रोवाइजो लिखा होता है किसी भी सेक्शन में प्रोवाइडेड दैट से। अगर किसी सेक्शन में लाइन आ रही है प्रोवाइडेड दैट, मतलब उस सेक्शन का क्या है, प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ में बोला क्या, प्रोवाइजो दो चीज के लिखा जाता है। प्रोवाइजो दो चीज के लिखा जाता है, पहला एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए, दूसरा कंडीशन लगाने के लिए। मान लीजिए मैंने बोला मैं ये काम, कंपनी ये काम नहीं कर सकती, कंपनी ये काम नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड दैट कंपनी कैन डू सो इन द फॉलोइंग केसेस। तो मतलब ऊपर बोला था नहीं कर सकती, प्रोवाइजो में क्या बोला, कर सकती है, मतलब ऊपर वाले रूल की क्या क्रिएट हो गई, एक्सेप्शन। तो जब भी किसी जगह पर सेक्शन में प्रोवाइजो आ जाए, प्रोवाइजो दो चीज के लिए आएगा बेटा, पहला एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए, दूसरा कंडीशन लगाने के लिए। आ रही बात समझ। तो किसी सेक्शन में प्रोवाइडेड दैट है, मतलब ये उस सेक्शन का क्या है, फर्स्ट प्रोवाइजो है। क्या ये, अगर आगे बेटा लॉ कॉन्टिन्यूशन में लिखा हुआ है, फिर आगे और प्रोविजन लिखा है बेटा, तो वो लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब ये इस लॉ का सेकंड प्रोवाइजो है। क्या है, इस लॉ का सेकंड प्रोवाइजो है। फिर उसके बाद अगर आगे फिर लॉ कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ में तो लिखा होगा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ये इस लॉ का क्या, इस सेक्शन का क्या होगा, थर्ड प्रोवाइजो होगा। क्या होगा ये, और अगर आगे फिर कंटिन्यू होगा तो फिर बेटा लिखा होगा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, वो फोर्थ प्रोवाइजो, फिफ्थ प्रोवाइजो, सिक्स प्रोवाइजो, मतलब अलग से आइडेंटिफाइड नहीं किया जाएगा। थर्ड प्रोवाइजो के बाद हमेशा क्या होता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट से चलता रहेगा। आगे बात समझ। तो तीन प्रोवाइजो आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे, पहला बताओ, फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट्स होगा, सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट्स होगा, थर्ड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट्स होगा। समझ आ गई बात। फिर उसका फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आएगा तो कैसे आएगा बेटा, वो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। इतनी बात समझ आ गई। पूछना बेटा कुछ, पूछ ले, नहीं। अब सुनो ध्यान से। तो मतलब आपको ये समझ आ गया कि अगर हमें लॉ पढ़ना है तो लॉ में बेटा क्या दे रखे हैं, सेक्शंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, सेक्शंस। सेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल विदाउट ब्रैकेट। कैसे, न्यूमेरिकल विदाउट ब्रैकेट। और सब सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद इन ब्रैकेट्स। क्या होता है, सब सेक्शन लिखा होता है न्यूमेरिकल नंबर में। और क्लॉज क्या होता है बेटा, ब्रैकेट में स्मॉल अल्फाबेट्स होता है। और सब क्लॉज किस में होता है, रोमन नंबर्स इन अगेन ब्रैकेट। और प्रोवाइजो किस में होता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। चलो अब मैं कुछ आपसे, ये बेटा आपको मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट खोली भी है क्या, इसके ऊपर भी आऊंगा इसके बाद। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट खोलिए, ये इसकी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। यहां पर एक्ट एंड रूल्स में, यहां पर ई बुक पर मैंने क्लिक करा। जैसे मैं ई बुक पर क्लिक करूंगा तो ई बुक खुल जाएगी बेटा। ये देखिए कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है बताइए, 477। 470 कितने चैप्टर्स हैं, देखो चैप्टर 1 से लेकर लास्ट देखना बेटा, मिसलेनियस लिखा है लास्ट, मिसलेनियस क्या है, ये लास्ट चैप्टर है ये।
और लास्ट चैप्टर में देखो सेक्शन 447 से शुरू करते हैं और लास्ट तक जाते हैं और लास्ट सेक्शन हमारा है 470। आगे बात समझ। तो कितने चैप्टर है बच्चों बताइए? 29 चैप्टर्स है और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? मेरा मुद्दा दोबारा ये दिखाना नहीं, मेरा मुद्दा आपसे आइडेंटिफाई करवाना है कि आप कैसे रीड करते हो। मैं एक सेक्शन ओपन करता हूं, आप मुझे बताना रीड करके कि ये क्या है। ठीक है जी, चलो ये मैंने बेटा 74 ओपन करा। 74 क्या है? ये सेक्शन। ये बेटा ब्रैकेट में 1 है, मतलब क्या है? ये सब सेक्शन। तो सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 ए बेटा ब्रैकेट में। तो ऐसे बोलोगे सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए क्लॉज बी, बस। उसके बाद फिर क्या गया? सब सेक्शन 2 आ गया। 74 सब सेक्शन 2, फिर क्या गया? 74 सब सेक्शन 3, सेक्शन खत्म। अरे बोलो, चलो अब की बार आप ही बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्या बोलोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो बता दो 76 क्या है? सेक्शन 76 है। ब्रैकेट में ए 1 क्या है? सब सेक्शन 1। 2 क्या है? आगे बताओ अब जो आ रहा है। प्रोवाइडेड दैट, क्या है ये? प्रोवाइजो नहीं, फर्स्ट प्रोवाइजो। सब सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो। किसका प्रोवाइजो है? सब सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सब सेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो। फिर बेटा ये 3 होना चाहिए बेटा, गलती से 2 लिख दिया इन्होंने। बताइए इतनी बात समझ आ गई? चलो अब मैं आपसे और पूछता हूं, मुझे बताना, फिर उसको पढ़कर बताना। चलो अब बताओ 96 क्या है? सेक्शन है। बाद में ब्रैकेट में 1 क्या है? सब सेक्शन। प्रोवाइडेड दैट क्या है? सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्या है? सब सेक्शन 1 का सेकंड प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड आल्सो दैट, सब सेक्शन 1 का थर्ड प्रोवाइजो। ब्रैकेट में 2 मतलब सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 का क्या गया? फर्स्ट प्रोवाइजो। और सब सेक्शन 2 का क्या गया? सेकंड प्रोवाइजो। समझ आ रहा है बेटा? तो ये मत बोलना सेक्शन का प्रोवाइजो होता है, सब सेक्शन के अंडर के में प्रोवाइजो आ रहा है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, आ गया था तो फिर कोई पीछे गए, मैंने तो नहीं भेजा। देखना तो कुछ है ही नहीं बेटा, बस इतना देखना है 1 2 3 4। ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब आ गया जाओ। क्यों भाई, यहां जा गए? समझ आ रहा है बच्चों? तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। तो ये प्रोवाइजो वाली बात समझ आई बेटा, और ये बात भी समझ आ गई कि प्रोवाइजो बेटा सेक्शन के अंदर आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? अभी देखो आप अगर गौर करो, ये सब सेक्शन 1 के 3 प्रोवाइजो थे, फिर हमने गौर करा सब सेक्शन 2 के क्या गए? 2 प्रोवाइजो आ गए। इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया कि हम लॉ को रीड कैसे करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताना कि ये क्या है। पढ़ना बच्चों इसको। नहीं भाई 14 नहीं है, 149 है यार। इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है मेरी। नहीं नहीं नहीं, आराम आराम से, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ये 149A, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2, फिर ब्रैकेट में लिखा है। पहले बताओ, एक साथ रीड करो। सबसे पहले क्या है? सेक्शन 149A। अच्छा आप बताओ सर, आपने तो बोला था यहाँ पर कि सेक्शन तो क्या होता है सिर्फ न्यूमेरिकल में, बट कई बार आप देखना कुछ सेक्शन ऐसे मिलेंगे जहां पर न्यूमेरिकल के साथ कैपिटल में अल्फाबेट होगा। ब्रैकेट में नहीं है बच्चों, कैपिटल में अल्फाबेट न्यूमेरिकल के साथ है, तो ये सेक्शन ही है। तो यहां पर समझ आ गया बच्चों, सेक्शन 20 भी हो सकता है, सेक्शन 20A भी हो सकता है। मतलब तो 149A क्या हुआ? सेक्शन हुआ। और बेटा ब्रैकेट में 2 क्या हुआ? और फिर उसके बाद क्लॉज है, सब क्लॉज है, सब क्लॉज। ये जरूरी नहीं है तुम बोलो कि सब सेक्शन के बाद क्लॉज ही आएगा सर, ठीक है? अब वो क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो बातें, बाकी बातें बाद की है। रीड करने का तरीका समझ आ रहा है? तो ये सेक्शन 149A है, सब सेक्शन 2 का थर्ड सब क्लॉज है। आगे बात समझ। और अगर मैं इसको सी कर दूं तो अब क्या पढ़ोगे इसको?
क्लॉज सी। और अगर आगे मैं इसको 4 कर दूं तो अब बताओ, 149A सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी का सब क्लॉज 4। डन है बच्चों, चलो वेरी गुड। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जितनी बातें अभी तक कराई है समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है? आपको दिख रहा है? लिख लिया बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं? साथ में 470 के क्या पढ़ने हैं? रूल्स। अब एक चीज और सुनो, अब वक्त आ गया बताने का। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में 7 स्केड्यूल्स भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्केड्यूल्स पढ़ेंगे। सर ये स्केड्यूल क्या होता है? ये भी लॉ का पार्ट है बच्चों। कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जिसको लॉ मेकर सेक्शन में ना डालकर स्केड्यूल में डाल देता है। कहां डाल देता है? ऐसे कंपनीज एक्ट में कितने स्केड्यूल बनाए गए हैं? 7। अब सुनो बेटा, आप सब लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, बैलेंस शीट पी एंड एल बनाया आप लोगों ने। बैलेंस शीट पी एंड एल का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 से लिया गया है। पता आपको बताएगा ये वाला? बैलेंस शीट जो बनाते हो आप और जो पी एंड एल बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका फॉर्मेट कहाँ है? शेड्यूल 3 में दिया गया। तो कंपनी अकाउंट्स कहां से ली गई है? कंपनी लॉ से बहुत सारे प्रोविजन उसके। कंपनी अकाउंट्स जो आप पढ़ते हो उसकी बहुत सारे प्रोविजन कहां से आते हैं? कंपनी लॉ से आते हैं। तो आप जो बैलेंस शीट पी एंड एल बनाते हो उसका सारी बातें कहां दे रखी है? शेड्यूल 3 में। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा तुम्हारा एक चैप्टर है कंसोलिडेशन, है तुम्हारा कंसोलिडेशन। अब
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा करके। अच्छा इंटर में होता है बच्चों वो, जब कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होती है उसको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, इंटर में। अच्छा तुम्हारे फाउंडेशन में नहीं है, वो भी एक्ट ही बोलता है, कंपनीज एक्ट। इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसे जो शेड्यूल में दी गई, जैसे आपने ये भी सुना होगा कंपनी जब बनती है तो बेटा उसके साथ एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एमओए एंड एओए। ये आपने 11 में पढ़ा होगा बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका फॉर्मेट शेड्यूल 1 में दे रखा है। कहां दे रखा है बेटा इसका फॉर्मेट? शेड्यूल 1 में। तो ऐसे बेटा एक्ट के साथ हमें रूल्स पढ़ने हैं, अलॉन्ग रूल के साथ हमें शेड्यूल भी पढ़ने हैं। आगे बढ़े बच्चों, यहां तक जितनी बातें क्लियर है? चलो अब सुनो बेटा, एक्ट का, कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं हमारे देश में बेटा सबसे बड़ी सरकार कौन सी मानी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते कौन है बेटा? अरविंद केजरीवाल। कौन चलाता? प्राइम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू। कौन है प्रेसिडेंट बताओ? ओ प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ये तो पता होगा सबको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर तो बना बेटा सरकार चलाता है, बट प्राइम मिनिस्टर हर चीज खुद नहीं करता, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर हर चीज खुद नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर ने आगे डेलीगेट कर रखे हैं काम। जैसे अब आप सोचो, अब मैं भी तुमसे आज ही मिला हूं पढ़ाने के लिए, तुमने आज से पहले कभी फेस नहीं मेरा देखा होगा, मैं फेस देखा होगा, बात नहीं करी होगी। फेस तो हर जगह लगा, हमारी फोटो वोटो लगी हुई है। तो कहने का मतलब, मैं आपसे ना एडमिशन ले तक बात करी, ना मैंने फीस की कभी बात करी। इस सब चीजों के लिए मैंने काम डेलीगेट कर रखा है। क्या कर रखा है? ना ही मैं पढ़ाता हूँ इतने सब्जेक्ट, मैं एक सब्जेक्ट और आपके फाउंडेशन में एक ही चैप्टर पढ़ाने आता हूँ। तो मतलब मैंने डेलीगेशन ऑफ पावर कर रखी है। क्या कर रखी है? कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, फीस का काम आप देखो, ठीक है। सब ऐसे डेलीगेशन ऑफ पावर है। तो ऐसे जो सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो हेड पर्सन है प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ काम नहीं कर, मतलब सारे काम खुद नहीं करते, वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं बिटवीन मिनिस्ट्रीज। आपने मिनिस्ट्री सुनी होगी बेटा बहुत सारी। एक मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय कौन संभालता है बताइए? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। ये नरसिम्हा राव नहीं है, एनएसआर मतलब निर्मला सीतारमन है ये, ठीक है जी। इसके अलावा आपने सुनोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोटा भाई अमित शाह, पता ना ये? अमित शाह जी हमारे क्या है? होम अफेयर्स मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर के बाद यही पर्सन होता है जो सबसे बड़ा होता है, याद रखना। सरकार में सेकंड रैंक पर आता है ये, पहले रैंक पर कौन आता है? प्राइम। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, ऐसा होता ना। सरकार में अभी मोदी जी जो हमारे है ना, वो जापान गए हैं कल रात को। आपने कल देखा, कल की न्यूज नहीं पता आपको? मोदी जी कल जापान गए हैं, जापान के दौरे पर गए हैं। तो अब सारी पावर जो भी है बेटा वो सब किसके पास है? अमित शाह के पास है। तो यही देश चलाते हैं बेटा, होम मिनिस्ट्री के पास सारी। बस सेकंड में सरकार में सबसे सेकंड पावरफुल पर्सन यही होता है, ठीक है जी। ऐसे बेटा आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है एक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय जिसको बोलते हैं, राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के पास है। पहले कभी पहली जो मोदी सरकार थी उसमें ये होम मिनिस्टर थे। 2014 से 19 पहली मोदी सरकार जब बनी थी तो ये राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, आज ये डिफेंस मिनिस्टर है। ऐसी बेटा बहुत सारी मिनिस्ट्री है, बट हमारा रेलिवेंट जो काम है बेटा वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी वेबसाइट खोली थी बच्चों मैंने, ये इसी खोली थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है। तो कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मिनिस्ट्री को दे रखा है। मतलब जो कंपनी लॉ लिखा गया बच्चों, इस मिनिस्ट्री द्वारा लिखा गया। अच्छा आपको क्या लगता है लॉ बेटा सरकार में खुद बैठे मंत्री लिखते हैं? अरे उनको खुद पेन चलाना नहीं आता, आधे जाते वो पढ़े लिखे नहीं होते। हंसने वाली बात क्या है? हमारे इंडिया का दुर्भाग्य है ये कि यहाँ पर क्रिमिनल्स मंत्री बनते हैं। जिसने ज्यादा मर्डर कर रखे हैं, ज्यादा किडनैपिंग, उसका बायोडाटा तो ना स्ट्रांग हो जाता है, उसको उतनी जल्दी टिकट मिलती है। और जितने शरीफ हो आप, इनोसेंट हो, है ना, और आप जितने शरीफ हो, आपका राजनीति में कुछ नहीं हो सकता।
आपको तो उठा लेंगे घर से ही, पता भी लगेगा नहीं कहाँ फेंक दिया आपको। तो यहाँ दबंग लोगों की राजनीति चलती है हमारे इंडिया में। ये उल्टा है, दुर्भाग्य है देश का ये कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है राजनीति में, वो लोग हैं जो दबंगई वाले हैं। अब ये लॉ बेटा, अब अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ, बेटा कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से है। तो बेटा सरकार एक कमेटी बनाती है, कमेटी में कुछ एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जिनको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है, वो लॉ लिखती है बच्चों। बट इस लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब किसको दे रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो कंपनी लॉ लिखा गया बेटा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा लिखा गया। अब दूसरी बात सुनो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया भी, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ज्यूरिसडिक्शन में काम करते हैं। इन तीनों के लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिखे हैं। जो आपका आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है, वो किसने लिखा है? इसी मिनिस्ट्री ने लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो आईसीएआई, सुनना ध्यान से, आईसीएआई फंक्शंस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आईसीए के फंक्शन किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आते हैं। आ रही बात समझ? तो बेटा ऐसी कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको दिया गया, इन्होंने ही लॉ लिखा है बेटा। इनके पास ही पावर अमेंड करने की, इनके पास ही नए नए सर्कुलर रिलीज करने की, इनके पास है नई नई नोटिफिकेशन लाने की। ये बताऊंगा ये बात है, ठीक है? तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? अब मुझे एक बात बताइए, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनेगा तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री लेकर आएगी उसको। और आपने सुना होगा बेटा टैक्सेशन से लॉ जो बनते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आती है। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, अगर आपको पता हो। बजट होता है बेटा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपने देखा होगा बजट आता है बेटा, फाइनेंस एक्ट, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आती है। तो इनकम टैक्स एक्ट किसकी देन है बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। समझ आ रहा है बच्चा आपको? तो ऐसे हर लॉ बेटा किसी ना किसी मिनिस्ट्री की देन है। तो ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ जो कंपनी लॉ बेटा किसकी देन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो पूरी जो कॉर्पोरेट है बेटा वर्ल्ड, वो सब किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनीज का, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए, क्या क्या कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, कब उस किसको अमेंड करना है, कब किसको डिलीट करना है, कब किसको सब्सटीट्यूट करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री। कब चेंजेस लाने हैं, सब मिनिस्ट्री के हाथ में है ये। आगे बात समझ? मतलब मोदी जी कुछ नहीं कर रहे इसमें, सारा काम कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री। ये गलतफहमी होती है कि सब काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, काम मिनिस्ट्रीज करती है। इतनी बात समझ आ गई? चलो, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक मिनिस्ट्री बनाएगी। अब आपको पता बेटा एक मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारी अलग अलग विंग्स बनाई जाती है। एक मिनिस्ट्री सारे काम नहीं संभाल सकती। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंडिया को बच्चों 7 रीजन में बाइफरकेट करा। कितने रीजन में बेटा? और बेटा इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर बनाए गए, जिनको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरडी। क्या बोलेंगे इनको? और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एमसीए। ठीक है जी, बोलो क्या बोलेंगे इसको? एमसीए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी सारी पावर जो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन वाली थी वो किसको दे दी? आरडी को दे दी। ये सारे काम आपके पास होंगे, जितने भी कंपनीज के कंप्लायंस है सब आपके पास होंगे। अब रीजनल डायरेक्टर पूरे इंडिया में 7 बनाए गए। अब नॉर्थ इंडिया की बात करो, कितना बड़ा है? पंजाब है भाई, हरियाणा है, दिल्ली है, बहुत बड़ा है नॉर्थ इंडिया। तो बेटा रीजनल डायरेक्टर ने फिर क्या करा? अपने नीचे डेलीगेट कर दी पावर। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाया गया। हर स्टेट में क्या बनाया गया बेटा? सुना होगा आपने आरओसी। बेटा हर स्टेट में क्या बनाया गया? आरओसी। ईच स्टेट वाइज आरओसी बनाया गया बेटा। देखो, पीएम ने पावर डेलीगेट करी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पावर डेलीगेट करी रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर ने पावर आगे डेलीगेट करी आरओसी को, और आरओसी हर स्टेट में बनाया गया। देखो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आज के टाइम पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, कंपनी के जो कंप्लायंस है, डायरेक्टर चेंज करना है, ऑडिटर चेंज करना है, ये सब रिक्वायरमेंट कहां होती है? आरओसी के पास। अब देखो बेटा कंप्लायंस किस तरह के होते हैं, लॉ में लॉ किस तरह से लिखा गया है। पहली बात तो कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो रेगुलेटेड है इंडिया में, कुछ एंटिटीज ऐसी भी है जो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। सुनना ध्यान से, अब आपको क्लैरिटी आएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। क्या है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया इंडिया में। एक मोमोज वाला जो ठेली लगाकर बैठा है, दुकान खोल कर बैठा है, वो कब क्या कर दे, कब बंद हो जाए, कब खुल जाए, कब ससुराल चले वापस ना आए, नहीं पता उसका। आए मतलब समझ? कंपनी ऐसा नहीं भाई, कंपनी रेगुलेटेड एंटिटी, कंपनी के ऊपर लॉ बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013। इसको बनाना है तो एक्ट का प्रोसीजर है, इसको खत्म करना है तो आपने सुना होगा वाइंड अप करते हैं, तो बेटा वो भी प्रोसीजर दे रखा है।
अरे बोलो। तो प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ इंडिया में गवर्निंग है ही नहीं। कंपनी के लिए इंडिया में स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, वो रेगुलेट करता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास होगा, वाइंडिंग अप आरओसी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, डायरेक्टर अपॉइंट करना है तब आरओसी को इंटीमेट करोगे, चेंजेस करने हैं तब आरओसी पूछकर करोगे। कहने का मतलब कुछ रिक्वायरमेंट पूछकर की जाती है और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी करने के बाद बता दी जाता है। लॉ दो तरह से लिखा गया है। कुछ काम करने से पहले आपको इन अथॉरिटीज की क्या करनी है, अप्रूवल लेनी है। या तो कई जगह पर लिखा गया है कंपनी लॉ में कि आपको ये काम करने से पहले सीजी की अप्रूवल चाहिए। सीजी मतलब मिनिस्ट्री की बात हो रही है यहां पर। सीजी का मतलब पीएम नहीं है, सीजी का मतलब क्या है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कई जगह पर लिखा गया कंपनी को ये काम करने के लिए आरडी की अप्रूवल चाहिए। किसकी चाहिए? और कई जगह लिखा गया कंपनी को अगर ये काम करना है तो भाई आरओसी की अप्रूवल चाहिए। लिखा गया नाम चेंज करना है तो सीजी की अप्रूवल करो, सीजी की अप्रूवल लो। अगर आपका एबीसी नाम है पीक्यूआर करना है तो किसकी अप्रूवल लो, सीजी की अप्रूवल लो। और कई जगह बोला गया आरओसी की अप्रूवल लो। अगर आपको प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में आना तो आरओसी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और कई जगह किसकी बात बोली है, आरडी की। तो आपको एक्ट में तीन तरह की अथॉरिटी मिलेंगी। पहला एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट कहीं भी मिनिस्ट्री वर्ड लिखा नहीं होगा। वर्ड क्या लिखा होगा, सीजी। वर्ड लॉ में क्या लिखा होगा, सीजी। और जहां पर सीजी आए, सीजी का मतलब एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। याद रहेगा बच्चों? अरे बोल दो यार। सीजी का मतलब इस एक्ट में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। और उसके नीचे आरडी और उसके नीचे आरओसी है। समझ आ गई बच्चों बात? अब बेटा ऑलमोस्ट पावर आरओसी को मिल गई है। कुछ पावर अपनी आज भी रीजनल डायरेक्टर ने अपने पास रिजर्व रखी है और कुछ पावर आज भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रिजर्व है। तो कुछ जगह पर आज भी सीजी अप्रूवल चाहिए और कुछ जगह पर आज भी आरडी, और बाकी हर जगह पर अब क्या नाम आ चुका है, आरओसी। और दो चीजें बेटा, कुछ कई बार कंपनी को काम करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है और कई जगह पर इंटीमेट करना पड़ता है। अरे बोलो भाई। सिंपल है कहानी। तो बेटा पूरा कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको तीन बॉडी बताई मैंने। पहला एमसीए, लॉ लिखा जो है वो एमसीए लिखा है। हर टाइम कभी एमसीए को लगता है लॉ में चेंजेस आने चाहिए, वो अमेंडमेंट कर सकती है। इवन एमसीए के पास, सुनो ध्यान से, लिखना नहीं सुनते जाओ, एमसीए के पास पावर है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। एमसीए के पास पावर है वो सर्कुलर इशू कर सकती है। एमसीए के पास पावर है वो ऑर्डर इशू कर सकती है। एमसीए के पास पावर है वो रूल्स बना सकती है। अभी देखो मैंने बोला था रूल सीजी बनाती है, यहां पर सीजी का मतलब क्या है, एमसीए। वेरी गुड बच्चों, यहां पर सीजी का मतलब किससे है, एमसीए से। समझ आ रही बात? तो पूरे कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन इन तीन बॉडी के पास है। कभी भी लॉ में चेंज आएगा तो बताओ कौन करेगा, एमसीए करेगी। कोई भी अमेंडमेंट आनी है, चेंज आना है, कोई नया सर्कुलर रिलीज करना, नोटिफिकेशन आना, एमसीए करेगी। और ऐसे कुछ पावर रीजनल डायरेक्टर को दे रखी है और कुछ पावर आरओसी को। हर स्टेट वाइज आरओसी बना दिया। अब अगर आपको दिल्ली में कंपनी रजिस्टर्ड करनी है तो आप दिल्ली आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाओगे। अगर आपको यूपी में कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, यूपी आरओसी के पास जाओगे। अगर आपको हरियाणा में कंपनी रजिस्टर्ड करनी है तो आप हरियाणा आरओसी के पास जाओगे। अरे बोलो भाई। और ये बेटा मिनिस्ट्री की वेबसाइट, ये रही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। ये आप चीते लाए थे मोदी जी, पता ना आपको ये? और ये मध्य प्रदेश में कुन्न नेशनल पार्क है, वहां 8 चीते लेकर आए थे। क्यों? ये हमारी निर्मला सीतारमन। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस धीरे धीरे करा जा रहा है। ये हमारे मोदी जी। ये शादीशुदा तो नहीं है, लड़का कोई और होगा। और ये नंबर दे रखा है। समझ आ गई बात? तो बेटा ये पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। बेटा ये पूरी साइट है, इसमें बहुत काम बेटा। यहाँ पर लिखा है एमसी सर्विसेज, अभी आगे जाकर बताऊंगा। सारे काम इस वेबसाइट से होते हैं। आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है तो यहां से होगा। अब कुछ भी फिजिकल नहीं होता बच्चों आज के टाइम पर। एनवायरमेंट चेंज होगा तो सब कुछ क्या है, डिजिटल है बेटा। अब सब कुछ क्या है बेटा, ई फॉर्म्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है, कुछ ई फॉर्म्स है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए और वहीं पर अपलोड कर दीजिए। साथ में जो फीस है वो पे कर दीजिए। वो डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, आरओसी के पास चला जाएगा। कोई भी काम फिजिकल नहीं होता आजकल, सब कुछ कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। आगे बात समझ। और इसी बेटा आरओसी के साथ डील कौन करता है बताओ, प्रोफेशनल्स। अब कंपनी जो है, उस कंपनी को बहुत सारे कंप्लायंस करने हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल है, बट वो डायरेक्ट फुलफिल खुद नहीं कर सकती। उसको क्या हायर करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल क्या करेगा, आरओसी के साथ बेटा क्या करेगा, डील करेगा। किसके बिहाफ पर, अपनी क्लाइंट के बिहाफ पर। क्लाइंट कौन है, उसकी कंपनी है। और उसकी क्या चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा। तो ये मीडिएटर है इन दोनों के बीच में, कंपनी और आरओसी के बीच में, प्रोफेशनल। यहां पर हम आते हैं बच्चों।
आगे बात समझ। और हम अपनी नॉलेज का पैसा खाते हैं, जो हमने पढ़ा है उसी का हम क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। एक आदमी एक काम करने की 20,000 फीस चार्ज करता है, एक आदमी एक काम करने की 1 लाख भी फीस चार्ज करता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, नॉलेज और गुडविल। जितना आपकी नॉलेज अच्छी होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका क्वालिटी वर्क होगा, उतनी आपकी फीसेस बढ़ती रहेगी। शाहरुख खान की फीस और राजकुमार राव की फीस में फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। ब्रांड है शाहरुख खान। तो बेटा जो प्रोफेशनल अच्छी नॉलेज के साथ पास, याद रखना पास होना मोटो नहीं होना चाहिए। पास तो तुम लगे रहो बेटा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, मेरे से लिखवा लो, हो ही जाओगे। इंस्टीट्यूट अंदर आकर कर देगा, क्या करो यार अब इसको खत्म करो, कितने टाइम से लगा हुआ ये भी। पास तो तुम हो ही जाओगे, बट पास होना मेन कंसर्न नहीं है, मेन कंसर्न है नॉलेज से पास हो। बिकॉज हमारा कोई वर्क प्रोफाइल क्लैरिकल नहीं है कि कंप्यूटर पर बैठ के हमें डाटा एंट्री करनी हो। हमारा जो प्रोसेस है वो इंटेलेक्चुअल यूज होगा, माइंड यूज होगा हमारी कंपनी में। तो बेटा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के लिए जिस पे जितनी नॉलेज होगी वो उतना यूज करेगा, उतना ही पैसा चार्ज करेगा। एक डॉक्टर 1,000 रुपए फीस भी चार्ज करता है, एक डॉक्टर 200 रुपए भी चार्ज करता है। क्यों? तो डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। जो 1,000 रुपए चार्ज कर रहा है उसकी 1,000 रुपए की वर्थ है, इसलिए चार्ज कर रहा है। ऐसी आप कोचिंग में पढ़ने आए बेटा, आपने देखा होगा अलग अलग कोचिंग की अलग अलग फीस होती है। जिसको जितनी वर्थ लगती है उतनी चार्ज करता है। आपका सीए फाउंडेशन देखो तो बेटा लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमने तो नहीं पढ़ाया। क्यों? लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई। लोग बहुत नॉमिनल लेते हैं, पर उनको लगता है उनको कितना डिजर्व है, हमें लगता है हम ज्यादा डिजर्व करते हैं, हम ज्यादा ले रहे हैं। तो जितना जिसका क्या हो, ऐसा नहीं है वो अच्छे हैं वो गलत हैं, वो हम अच्छे हैं या वो गलत हैं, या वो अच्छे हैं हम गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जितना लगता है अपने अकॉर्डिंगली उतना चार्ज करता है। प्रोफेशनल का मतलब ही क्या है, कोई गुड्स नहीं है हमारे, हमारी सर्विसेज है। हम अपने अकॉर्डिंगली फीस चार्ज करते हैं जितना हमें अपनी वर्थ लगती है। हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हमें लगता है हम 5,000 के लिए डिजर्व करते हैं, हम 5,000 चार्ज करेंगे। हमें लगता है हम 25,000 के डिजर्व करते हैं, 25,000 चार्ज करेंगे। डॉक्टर की फीस भी ऐसे होती है। तो जैसे आप पढ़कर जाओगे, जितना आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, जितना आपके स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी बोली अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, उतना आपका बेटा धीरे धीरे ब्रांड क्रिएट होता रहेगा, उतनी आपकी फीसेस क्या है, मतलब आपकी प्रोफेशनल फीस बढ़ती रहेगी। ठीक है? तो अपने ऊपर काम करना है हमें, हमें अपने ऊपर काम करना है। कभी दुकानदार को देखा, वो सुबह सुबह जब शॉप खोलता है तो अपने माल के ऊपर वो एक कपड़ा लेकर ऐसे साफ कर रहा होता है, वो माल को साफ। हमें वो नहीं करना, हमें अपने आप को साफ करना है। हमको हमारे गुड्स नहीं, हमारी क्या है, सर्विस। हम अपने आप को पॉलिश करना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, वैल्यू एडिशन लाओ, पर्सनालिटी इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नॉलेज इंप्रूव करो। जैसे इंप्रूव होता रहेगा बेटा, वैसे ही क्या होगा, आपका पे स्केल बढ़ता रहेगा। चाहे आप जॉब में जाओ, चाहे प्रैक्टिस में जाओ, चाहे टीचिंग में जाओ। समझ आ गई बच्चों बात? तो कुल मिलाकर ये बात समझ आ गई कि आज के टाइम पर बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बॉडी हमें मिलेंगी, एक एमसी और एक आरडी और एक आरओसी। आरओसी स्टेट वाइज बनाया गया, हर स्टेट वाइज। पर 2 स्टेट ऐसे मिलेंगे जहां पर 2 आरओसी मिलेंगी। 2 स्टेट ऐसे जहां पर कितनी आरओसी है, 2 आरओसी है। बेटा पहला स्टेट है महाराष्ट्र। पहला स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरा स्टेट है तमिलनाडु। महाराष्ट्र में एक है बेटा मुंबई में आरओसी, और एक है पुणे में आरओसी। 2 आरओसी होगी बेटा, मुंबई और पुणे। और तमिलनाडु में भी 2 आरओसी है, एक चेन्नई में आरओसी है और एक कोयंबतूर में आरओसी है। बेटा 2 स्टेट कितनी होगी, 2 आरओसी होगी, बाकी हर जगह 1 आरओसी है। अच्छा कुछ स्टेट ऐसे भी जहां पर 2 स्टेट की 1 आरओसी है, कुछ स्टेट ऐसे भी जहां पर 2 स्टेट की 1 आरओसी है। अच्छा वो बेटा बर्डन के ऊपर, वर्क बर्डन के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर काम ज्यादा है तो वहां एक स्टेट में, स्टेट बड़े हैं तो एक स्टेट में 2 आरओसी बना दी, स्टेट छोटे हैं काम कम है तो 2 स्टेट की 1 आरओसी बना दी। अरे बोलो। जैसे गोवा, दमन, दीव, छोटे छोटे स्टेट है, इनकी एक ही आरओसी सबकी। तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। बट 2 स्टेट मैंने ऐसी एक्सेप्शन बताई है, 2 स्टेट ऐसे जहां पर 2 आरओसी आपको मिलेगी, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। इतनी बात बताओ समझ आ गई? एक बार नोट कर लिया आप लोगों ने ये? तो कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात बेटा नोट कर लीजिए।
लिख लिया? एक ही बेटा। बहुत सारी बातें बच्चों ऐसे होंगे जो आपको आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये वाली बात आपके सिलेबस में नहीं थी, आपकी बुक्स में नहीं गिवन, बट मैंने बताई है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ऐसे आपको मिलेंगी जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है बट बाद में काम आएंगी, तो अभी बता के चल रहा हूँ। हाँ जी, पूछो बेटा, क्या बोल रहे हो? डिफेंस कौन हेड करता है? 7 रीजनल डायरेक्टर बेटा इंडिया में। हाँ जी बेटा बोलो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है राजनाथ सिंह बेटा। डन, लिख लिया? अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट? समझ आ रहा है? चलो, ज्यादा तो नहीं हुआ ना? एक बार जल्दी से रिवाइज करें जो पढ़ा है अभी हमने। चलो, कितने हैं? 7 है बेटा रीजनल डायरेक्टर। चलो एक बार जितना आपने पढ़ लिया इसको बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक्ट बच्चों क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी एक्ट क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, फिर मैंने बताया कंपनीज एक्ट जो 2013 है, पहला नहीं है बच्चों, इससे पहले भी लॉ था बच्चों। कौन सा था? अब एक और बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं बट पता होनी चाहिए। सुनो ध्यान से, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 करंट है, इससे प्रीवियस कौन था? 1956 आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला लॉ था बच्चों। इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करते थे, पहले भी थे, बट मैं आपको पहला लॉ बता रहा हूं। जो पहला लॉ इंडिया में बना था वो बना था कंपनीज एक्ट 1850। मतलब पहला जो एक्ट आया था बच्चों वो कब आया था? 1850। ये आया था बच्चों बिफोर इंडिपेंडेंस। अरे बोलो। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आपसे पूछूं पहला कंपनीज एक्ट कौन सा है? 1956। उसको रिपील करके कौन आया? 2013। और कोई भी लॉ रिपील होता है तो उसके पीछे कारण होते हैं, कुछ कॉमन रीजन, जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस। और इसके अलावा लॉ में बेटा इजी करा जाता है। जैसे ये वाला एक्ट पहले रिजिड था, इसको ईज करा गया। कॉन्सेप्ट पुराने थे उनको मॉडिफाई करा गया, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा। और सबसे बड़ा कारण पेनल्टीज को बढ़ाया गया, जिससे हमें फायदा हुआ। जितना पेनल्टीज बढ़ेगी हमें क्या है? फायदा है। फिर बताया कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है? 470। कितने चैप्टर में? 29 चैप्टर में। साथ में क्या पढ़ेंगे? रूल्स। साथ में क्या पढ़ेंगे? स्केड्यूल। स्केड्यूल कितने? 7। ठीक है जी। इसके अलावा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी दो तरह की बेटा, स्टैट्यूट और रजिस्टर्ड। स्टैट्यूट कंपनी वो है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है और कंपनीज एक्ट प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनी है और उसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक्ट के प्रोविजंस जो होते हैं बेटा, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज और प्रोवाइजन होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमने पढ़ लिया। उसके बाद कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हमने। कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में एक एमसी है, एक आरडी और एक आरओसी है। आरओसी स्टेट वाइज है बेटा, 2 स्टेट छोड़कर हर स्टेट में एक है। 2 स्टेट कौन से? जहां पर 2 आरओसी मिलेगी, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, और तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बतूर। बताओ, इतना समझ आ गया? आज के लिए बहुत है इतना। बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो बेटा इतना पढ़कर आना। बट उम्मीद करता हूं आप चलते फिरते सीढ़ियों में पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है 2-3 बार मैंने क्लासरूम में बता दिया आपको। आधा तो याद हो गया होगा। 5 मिनट आप सीढ़ियों में चलते फिरते क्या करना, बुक खोल लेना, आपको याद हो जाएगा, नोटबुक खोल लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में करके आना, इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर मैथ्स की क्लास हो